अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन कुरान एंड बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, आज हम 10th क्लास की बायो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज का जो हमारा लेसन है वो आपके सामने लिखा हुआ है नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या है और इसकी स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हम आज स्टडी करेंगे। इससे पहले जो हमने जो टॉपिक स्टडी किया था वो हमारे पास था कंपोनेंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन। कंपोनेंट्स हमने पढ़े जिसमें हमने स्टिमुलाई, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर, अफेक्टर्स और रिस्पॉन्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। तो आज हम नया टॉपिक जो है वो आपके सामने लेके आए हैं और जिसको हम कहते हैं नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। तो बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें ताकि आप वो भी जो है वो बायो पढ़ सकें। और इसके अलावा मैं बहुत सारी नई डिजीज़ के बारे में जो ना वो आपके सामने लेक्चर लेके आऊँगा। कमिंग सून होंगे वो, और आप उसके बारे में भी जो है ना वो काफ़ी कुछ सीख सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स है। तो ये जो रीडिंग लिखी है ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहले हम चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। नर्व सेल्स क्या होता है और उसकी डायग्राम क्या होती है। तो ये बच्चों हमारे पास ये डायग्राम आ गई। ये एक न्यूरॉन है और या नर्व सेल्स, आप दोनों ही कह सकते हो इसको। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके जो एक सेल्स है, ये जो न्यूरॉन्स का, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं हेड और दूसरी को हम कहते हैं टेल। ये हेड है इसका और ये टेल है इसकी लंबी सी। अगर हम वैसे आपके जो बायो में लिखे हुए नाम वो क्या है, वो ये हमारे पास है सेल बॉडी। यानी कि इतने से पार्ट को, ये जो फूला हुआ इसका जो हेड है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी, और ये जो लंबी सी टेल है इसको हम कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, ये एक्सॉन होते हैं। अच्छा, अब इसमें और क्या-क्या चीज़ें होती हैं वो हम चलते हैं। सबसे इसका जो मेन पार्ट होता है वो हमारे पास सेल बॉडी है, जो कि एक मुकम्मल सेल्स होता है। और इसके अंदर ये देखें, आपको यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है, इसमें राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस है इसका, और इसमें दूसरे ऑर्गेनेल्स जो है ना वो मौजूद होते हैं, जैसे एक सेल्स में मुकम्मल होते हैं। तो ये इसका हेड पार्ट इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये एक मुकम्मल सेल्स जो ना वो होता है। अच्छा, अब ये है कि इसका जो हेड पार्ट है, ये सारा का सारा, इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। वो कौन कौन से पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, धागेनुमा स्ट्रक्चर, ये जो छोटी छोटी सी, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये नर्व इम्पल्स को कैच करते हैं। यहाँ से कैच करने के बाद उसको टूवर्ड द सेल बॉडी, यानी कि सेल बॉडी की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, ये जैसे आपको ये एरो शो हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ से कैच किया, ये एरो है, सेल बॉडी की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ से कैच किया तो ये सेल बॉडी की तरफ लेके चला गया, यहाँ से कैच किया सेल बॉडी से। तो ये मतलब इनका काम, डेंड्राइट्स का काम ही यही होता है कि ये नर्व सेल्स को कैच करके, न्यूरॉन्स को कैच करके, तो यहाँ पे सेल बॉडी की तरफ ले जाए। उसके अलावा फिर यहाँ पे ये न्यूक्लियस दिखाया गया है, और न्यूक्लियस से हट के अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है, जितना आपको लिक्विड नज़र आ रहा है। ये राइबोसोम है, छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा हेड पार्ट्स। हेड पार्ट हमने स्टडी कर लिया, जिसमें हमने डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन्स, ये इसकी मेम्ब्रेन्स है। तो ये हमने स्टडी की है और इसका फंक्शन भी हमने पढ़ लिया कि ये क्या करता है डेंड्राइट्स। अब हम चलते हैं इसकी टेल की तरफ। तो बच्चों, जैसे आपने हेड आपने पढ़ा, तो इससे भी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी जो है वो टेल में है। तो अब हम टेल के बारे में पढ़ेंगे कि टेल इसकी कैसी होती है। तो यहाँ से टेल स्टार्ट होती है और ये एंड तक यहाँ पे चलती है। तो हम अगर न्यूक्लियस के बाद, यानी कि सेल बॉडी के बाद अगर बात करें, तो ये लंबी सी जो टेल है इसमें आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले 1 2 3 4 5, ये छोटे छोटे आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं। इनको हम नाम देते हैं शिवान सेल्स। ये शिवान सेल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? शिवान सेल्स। इनको हम शिवान सेल्स कहते हैं, जो सबसे नीचे लिखा हुआ है। और उसके अलावा एक सेल्स और दूसरे सेल्स के दरमियान में ये जो नोड आता है, ये जो नोड है, ये जो लाइन होती है जहाँ पे एक सेल दूसरा सेल अटैच होते हैं एक दूसरे से और स्टार्ट होते हैं, इस नोड को हम नाम देते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, ये नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ये चौथा नोड है, ये पांचवा नोड है।
तो ये नोड्स हैं और इन नोड्स को हम नाम देते हैं नोड्स ऑफ रैनवेयर। अच्छा, अब इसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो शिवान सेल्स है, शिवान सेल्स में आपको यहाँ पे ये येलो कलर का जो नज़र आ रहा है ये लिपिड्स है। येलो कलर की जो आपको नज़र आ रही है ये लिपिड्स है और ये एक शीथ बनी हुई है। और ये लिपिड्स की जो शीथ बनी है इसको हम नाम देते हैं माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ होती है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर माइलिन शीथ भी पता चल गई आपको, ये माइलिन शीथ है। उसके बाद नोड ऑफ रैनवियर्स जो एक सेल्स और दूसरे सेल्स के दरमियान में मौजूद होते हैं। और उसके अलावा शिवान सेल्स है ये, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि डेंड्राइट्स जो है वो सेल बॉडी की तरफ पैगाम को लेके जाते हैं। अब सेल बॉडी क्या करेगी? सेल बॉडी उसी पैगाम को या उसी नर्व इम्पल्स को एक्सोन की तरफ लेके जाएगी। तो आप एरो देख रहे हैं, ये नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे लेके जा रहे हैं? एक्सोन यानी कि नीचे की तरफ। अब ये एक्सोन आ गया हमारा लास्ट वाला। इसमें भी आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही होंगी, जैसे कि ये है, ये था किरमा स्ट्रक्चर्स ये। और एक्सोन का काम क्या होता है? एक्सोन का काम ये होता है कि ये नर्व इम्पल्स को दूसरे नर्व इम्पल्स में, सॉरी नर्व से, हाँ नर्व इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन्स तक लेके जाता है। यहाँ से एक दूसरा इसका हेड होगा, यानी कि इसका इसी तरह का हेड होगा, सेल बॉडी होगी और डेंड्राइट्स होंगे। ये यहाँ से एक्सोन से दूसरे जो सेल बॉडी है उसके डेंड्राइट्स तक पैगाम को पहुँचा देगा। तो ये काम करता है इस तरह। एक नर्व इम्पल्स से पैगाम इस तरह गुजरता है और दूसरी नर्व इम्पल्स तक चलता है, ठीक है। तो ये पैगाम इस तरह हमारी बॉडी में चलता है और पूरी बॉडी में जहाँ पे मुमकिन होता है सेल्स वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स था जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसी स्ट्रक्चर में थोड़ी सी और बातें भी हैं, वो भी हम मेंशन करेंगे, लेकिन जब रीडिंग करेंगे उसके साथ मैं आपको बताता जाऊँगा। यहाँ पे बॉक्स में वो बता रहा है एरो का मतलब बता रहा है कि डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है? नर्व इम्पल्स की। यानी कि नर्व इम्पल्स यहाँ से आती है और ये एरो बता रहा है कि ये डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है? न्यूरॉन की तरफ, एक्सॉन की तरफ। अब यहाँ पे ये है कि एक और चीज़, ये जो आप देख रहे हो न्यूरॉन्स, जिसकी मैंने आपको स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करवाई है, इसकी जो सेल बॉडी है वो ऊपर है, ठीक है, और इसकी टेल नीचे है। कुछ ऐसे भी न्यूरॉन्स होते हैं जिनकी सेल बॉडी दरमियान में होती है। ये देखें, ये सेल बॉडी दरमियान में है और बाकी यहाँ पे ये एक्सोन और इसके डेंड्राइट्स हैं जो नर्व इम्पल्स को कैच करते हैं और आगे लेके चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं इंटरन्यूरॉन। ये इंटरन्यूरॉन है, ठीक है। और इस तरह सेंसरी न्यूरॉन्स, यहाँ पे देखिए ये डेंड्राइट्स हैं, ये सेल बॉडी है थोड़ा सा नीचे, फिर एक्सोन आ जाते हैं, तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाता है। मतलब कहने का ये है कि ये जो सेल बॉडी है ज़रूरी नहीं कि वो यहीं पे हो, ठीक है। सेल बॉडी दरमियान में भी हो सकती है, सेल बॉडी लास्ट में भी हो सकती है, सेल बॉडी स्टार्ट में भी हो सकती है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो इसी तरह ये मौजूद होते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हम ये है कि हम और चीज़ें देखते हैं कि इसकी रीडिंग करेंगे। रीडिंग करके मैं मज़ीद इसको जो है ना अंडरस्टैंड करवा दूँगा। कुछ बातें रह गई हैं वो हम रीडिंग के दौरान ही जो है वो पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं नर्व सेल्स की तरफ या न्यूरॉन्स की तरफ। स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया, अब रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स इज़ द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये बच्चों आप इम्पोर्टेंट है और ये जो ना एमसीक्यूज में भी आ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या है। तो आपको पता ना चाहिए नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या है? न्यूरॉन। जो अभी हमने स्टडी किया है वो इसका यूनिट है। जिस तरह अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारी बॉडी का यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे कि हमारी बॉडी का यूनिट सेल है। तो इसी तरह नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या है? नर्वस सिस्टम का यूनिट जो है वो न्यूरॉन्स है, क्योंकि ये उसका सेल्स है, ये नर्वस सिस्टम को बनाता है। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन प्लस सपोर्टिंग न्यूरोगिलियल सेल्स। जी, वो कह रहा है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसमें बिलियंस के हिसाब से न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन से हट के इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं न्यूरोगिलियल सेल्स। न्यूरोगिलियल सेल्स क्या होता है? ये आमतौर पर ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बहुत सारे न्यूरॉन्स का एक जुट होता है, इकट्ठापन होता है, उसको हम कहते हैं न्यूरोगिलियल सेल्स। तो न्यूरॉन से हट के न्यूरोगिलियल सेल्स भी इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बिलियंस कितना होता है? बिलियंस वैसे तो अरब को कहते हैं और मिलियन जो है वो 10 लाख को कहा जाता है। तो बिलियंस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अरबों के हिसाब से हमारी बॉडी में क्या है? न्यूरॉन्स मौजूद हैं। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। ये खास न्यूरॉन्स की आगे बता रहा है, डेफिनेशन है वो ज़रा आप फाइंड आउट कर लेना आपने
कहते हैं कि ये डेफिनेशन में बता रहा है कि स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं डेट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द कोऑर्डिनेटर एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू द अफेक्टर्स, ठीक है। in this way communicate with each other and with other type of the cell bodies। यहाँ तक आप बच्चों पॉइंट आउट कर ले, ये न्यूरॉन्स की डेफिनेशन है। कहते हैं ये स्पेशल टाइप का एक सेल्स है जो क्या करता है कि जो ये काम करता है कि ये नर्व इम्पल्स को पकड़ता है, पैगाम को पकड़ता है, कहाँ से, रिसेप्टर से, और कोऑर्डिनेटर में ले जाता है, फिर कोऑर्डिनेटर से पकड़ता है पैगाम को और ले जाता है कहाँ पे, इफेक्टर तक, ताकि हमें स्टिमुलाई और उसका रिस्पॉन्स जो है वो मिल सके। तो ये काम करता है हमारा न्यूरॉन्स, ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ तक आप पॉइंट आउट कर सकते हैं डेफिनेशन। आगे कह रहे हैं नेक्स्ट, द न्यूक्लियस एंड द मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन लोकेटेड इन इट्स सेल बॉडी। जी वो कह रहा है कि सेल बॉडी के अंदर ही क्या मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है और क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कहाँ पे होता है, उसकी सेल बॉडी में होता है। डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम द सेल बॉडी, मुख्तलिफ यहाँ पे बाहर की तरफ एक्सटेंडिंग निकली होती हैं और उनको हम क्या नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। उनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं और एक्सोन कहते हैं, जो बाहर की तरफ आउटसाइड पे एक्सटेंड्स निकली होती हैं, ठीक है, उसको हम डेंड्राइट्स भी कहते हैं, एक्सोन। अब डेंड्राइट्स और एक्सोन में फ़र्क क्या है वो आगे बता रहा है, तो वो ज़रा पॉइंट आउट कर लें। डेंड्राइट्स कंडक्ट इम्पल्सिस टूवर्ड द सेल बॉडी, यहाँ तक आप पॉइंट आउट कर लें। जो डेंड्राइट्स है वो क्या करता है कि सेल बॉडी को जो नर्व इम्पल्स है उसको सेल बॉडी की तरफ लेके जाता है। एंड एक्सोन कंडक्ट इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और जबकि जो एक्सोन्स है वो क्या करता है, वो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। मतलब डेंड्राइट्स टूवर्ड द सेल बॉडी लेके जाता है और एक्सोन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाता है, ठीक है। ये आपने चीज़ जो है वो याद रखनी है। अच्छा अब ये है कि ये एक बॉक्स है, येलो बॉक्स, ये एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मेंशन की गई है, हम पहले इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या करता है। तो वो कह रहा है कि अनलाइक ऑर्डिनरी सेल्स, जैसे हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं, अगर डैमेज हो जाए तो वो नए प्रोड्यूस हो जाते हैं। कहते हैं जो मेच्योर न्यूरॉन्स होते हैं नेवर डिवाइड, जब ये न्यूरॉन्स जब बन रहे होते हैं तब तो ये डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन जब ये मेच्योर हो जाते हैं तब ये डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है, नेवर डिवाइड, कभी डिवाइड नहीं होते। बट अ प्रोटीन कॉल लेकिन इनके पास एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं नर्व ग्रोथ फैक्टर, प्रमोट्स द रीजनरेशन ऑफ द ब्रोकन नर्व इम्पल्स। इनके पास एक प्रोटीन है, ये डिवाइड तो नहीं हो सकते, लेकिन इनके पास एक प्रोटीन है जिसको हम नर्व ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, कि अगर इसमें डैमेज आ जाए, ठीक है, कहीं से ये ख़राब हो जाए ये, तो इसको रिपेयर किया जा सकता है। और वो रिपेयर कौन करता है, वो ये प्रोटीन ही करती है, जिसको हम नर्व ग्रोथ फैक्टर का नाम देते हैं। तो अगर आपको एमसीक्यूज़ में आ जाए कि ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो कि हमारे न्यूरॉन सेल्स को ठीक करती है या उसको डैमेज रिपेयर करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोटीन कौन सी है, नर्व ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। द डिजनरेटिंग ब्रेन सेल्स वुड बी रिपेयर्ड, इसका मतलब ये है कि अगर ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाए तो उनको रिपेयर किया जा सकता है बाय यूजिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। तो ये एक स्टेम सेल्स को यूज़ करके किया जाता है। स्टेम सेल्स भी एक खास किस्म के सेल्स होते हैं जिसमें हमारी मतलब ये है कि जो डाटा है, जीन्स हैं जो वो स्टोर होती हैं एक ख़ास तरतीब से, उनको रीड आउट करके इनको रिपेयर किया जा सकता है। बच्चों ये जो अभी आपने जो बॉक्स पढ़ा है, ये जो नॉलेज है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इससे ये पता चलता है कि हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं वो मैच्योर होने के बाद डैमेज मतलब प्रोड्यूस नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ किया, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर हमारी बॉडी में 100 न्यूरॉन्स हैं, ये फ़र्ज़ है, सपोज़ करना है आपने, ठीक है ना, 100 न्यूरॉन्स हैं, तो 100 ही रहेंगे वो, आगे ना तो 101 होंगे, ना ही 200 होंगे, ना 300 होंगे, वो 100 तक ही रहेंगे। तो अगर वो डैमेज हो जाए, 100 से 90 रह जाएँ, मर जाएँ, डेड हो जाए, तो वो 90 रह जाएंगे। अगर 90 से और कम हो जाएँ तो फिर वो 50 रह जाएंगे, 50 से और कम हो जाए 40, एंड इस तरह ये ख़त्म हो सकते हैं। अब मसला ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन नर्व सेल्स को ख़त्म करती है। तो बेटा मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो हम मेडिसिन लेते हैं, एक मैं बड़ी बड़ी मेडिसिन की बात नहीं करता, मैं एक छोटी सी जो पैराडोल की टेबलेट है उसकी बात करता हूँ। उसमें अगर आप देखें तो अगर आप पैराडोल की एक टेबलेट खाते हैं, गोली लेते हैं, तो उस एक गोली से भी जो हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। और कितने न्यूरॉन्स की डेथ होती है ये आप सुन के हैरान हो जाएंगे, 4 लाख न्यूरॉन्स की कम से कम जो है ना वो डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब ये है
कि जो ये तो मैंने एक फैक्टर बताया ना कि जो इसको डैमेज करता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर है। जैसे सिगरेट के धुएं में 5000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे भी हैं जो हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स को डेड करते हैं। तो मतलब ये है कि अगर 100 है तो इनको 100 बरकरार रखना चाहिए। उससे बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए, हम मेडिसिन ना खाएं और हम सिगरेट ना पिएं या हम दूसरी चीज़ें जो नशावर चीज़ें होती हैं वो ना करें। तो ये मतलब ये है कि हमारी जो न्यूरॉन्स है वो 100 के 100 ही रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन एक बात यहाँ पे ये आती है कि फिर ये पूछा जाता है कि सर अगर तो हम बीमार हो जाएं, अगर हम मेडिसिन नहीं खाएंगे तो हम ठीक कैसे होंगे। ये भी बात ठीक है भाई, जब हम बीमार होते हैं तो हमें मेडिसिन खाना पड़ती है। तो बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मना कर दो, वो तो मजबूरी है, खानी खानी है। अगर हमारी बॉडी में 2-3 दिन की दवाई मेडिसिन लेने से मतलब न्यूरॉन्स कम होते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अभी आपने पढ़ चुके हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बिलियंस होते हैं, यानी कि अरबों होते हैं। तो मतलब तीन चंद लाख ख़त्म होने से उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है, वो फिर भी ठीक है। लेकिन प्रोलॉन्ग वैसे सर दर्द हुआ तो आपने मेडिसिन ले ली, या फिर थोड़ा सा दिल ख़राब हो रहा है तो आपने मेडिसिन ले ली। तो मतलब ये है कि ये चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिनको बगैर मेडिसिन के ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा ख्याल करना है कि मतलब आप मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। जहाँ पे बहुत ज़रूरी हो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, मैं इस्तेमाल करने से मना नहीं कर रहा। और जहाँ पे मतलब नहीं ज़रूरी तो वहाँ पे आप ये है कि वो ना लें और अपने न्यूरॉन्स की तादाद को बरकरार रखें, ताकि आपका जो बुढ़ापा है, ओल्ड एज है, वो आपका अच्छे से पास हो सके, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ऐसी बॉक्स के बारे में, तो ये आपको नए जहन नशीन कर लेनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये जो दूसरा बॉक्स है ये हमारे पास ब्लू बॉक्स है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन है। अभी आपने पढ़ा कि नर्व इम्पल्स ये ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नर्व इम्पल्स होती क्या है। तो यहाँ पे आप ऊपर क्वेश्चन लिख लें, डिफाइन नर्व इम्पल्स। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लें डिफाइन नर्व इम्पल्स, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो वो नर्व इम्पल्स के बारे में ये कह रहा है कि नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल चेंजेस। ये एक वेव है, लहर है। किसकी लहर है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की। इसमें करंट भी होता है और इसमें केमिकल भी होते हैं, ठीक है। करंट और केमिकल का जब चेंज होता है तो एक लहर उठती है, उसी को हम नाम देते हैं नर्व इम्पल्स। डेट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन्स, जो कि लेंथ ऑफ द न्यूरॉन्स यानी कि जो न्यूरॉन्स है इसकी लेंथ के साथ साथ जो है ट्रैवल करती है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन डिफाइन नर्व इम्पल्स, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस है जिसकी वजह से एक वेव प्रोड्यूस होती है और जो हमारी बॉडी में ट्रैवल करती है, ठीक है। और आपको पता तो होगा कि आपके बॉडी में करंट होता है, इलेक्ट्रो मतलब करंट है, तो आप फिर समझेंगे कि सर ये करंट भी होता है कि हमारी बॉडी में। बिल्कुल होता है बच्चों। अगर आपको नहीं पता तो अगर कभी एल्बो आपकी दीवार पे लग जाए तो आपको कभी ना कभी तो फील ही हुआ होगा। वो इतना मामूली सा होता है कि इतना करंट तो होना चाहिए हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये बात थी जो बताने वाली। अब हम चलते हैं मजीद रीडिंग की तरफ नीचे। जी, शिवान सेल्स के बारे में बता रहा है। शिवान सेल्स आर स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल अलोंग एक्सिस। जी, वो कहते हैं कि शिवान सेल्स मौजूद होते हैं, ये देखें ये शिवान सेल्स हैं जो एक ख़ास वक्फे के बाद यहाँ पे मौजूद हैं और ये न्यूरोग्लियल सेल्स पे मौजूद होते हैं, ठीक है, एक ख़ास वक्फे। इन सम न्यूरॉन्स शिवान सेल्स सीक्रेटेड द फैटी लेयर कॉल्ड माइलन शीथ। पॉइंट आउट कर ले, ये माइलन शीथ की डेफिनेशन है। कहते हैं कुछ शिवान सेल्स में माइलन शीथ यानी कि फैटी एसिड की लेयर पैदा होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये येलो कलर की जो लेयर है वो नज़र आ रही है, जिसको हम माइलन शीथ कहते हैं। Over axon between the area of myelin on the axon there are non-myelinated points called node of Ranvier। ये भी पॉइंट आउट कर ले बच्चों। कहते हैं कि जो माइलन शीथ है या शिवान सेल्स है इसके दरमियान में छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। तो वो जो पॉइंट होते हैं उन पॉइंट को हम नाम देते हैं नोड ऑफ रैनवियर। आई कह रहे हैं कि माइलन शीथ इज एन इंसुलेटर। ये क्या काम करती है, ये एक इंसुलेटर का काम करती है। सो द मेम्ब्रेन कोटेड विद द दीज शीथ डज नॉट कंडक्ट द नर्व इम्पल्स। जी देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये फैटी एसिड यानी कि उसकी बनी हुई है क्या कहते हैं लिपिड्स की। तो ये मतलब ये है कि एक शीथ है और ये फिर नर्व इम्पल्स को ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि देखिए ये एक इंसुलेटर का काम कर रही है। तो जिसके ऐसे सेल्स जिसमें श्वान सेल्स श्वान से ऐसे श्वान सेल्स जिसमें माइलन शीथ प्रोड्यूस होती है, तो वो फिर वहाँ पे अगर वो करंट को पास नहीं करेंगे, इंसुलेटर का काम करेगी, तो वहाँ पे वो फिर किस तरह पास करेंगे, किस तरह ट्रैवल करेंगे। तो वो आगे बता रहा है, वो कह रहा है कि नेवर इन सच इम्पल्सिस आर कॉल्ड साल्टेटरी इम्पल्सिस, दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ द नर्व इम्पल्स। तो कहते हैं वहाँ पे एक जो नर्व इम्पल्स होती है
वो एक नई तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है जिसको हम कहते हैं साल्टेटरी इम्पल्सिस यानी कि जंपिंग इम्पल्सिस। तो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जंपिंग इम्पल्सिस क्या होती हैं। तो बच्चों ये देखें, ये सेल्स हैं, ये नोड है, एक नोड दूसरा नोड। अब देखें ये माइलन शीट एक फैटी एसिड की लेयर है और ये एक इंसुलेटर का काम कर रही है। जब ये नर्व इम्पल्स यहाँ पे आएगी तो ये उसको आगे पास नहीं होने देगी, उसको नहीं गुजरने देगी। तो फिर क्या करेगी नर्व इम्पल्स, फिर नर्व इम्पल्स ये नोड है, इस नोड से जंप करके यहाँ पे जाएगी इस नोड तक, फिर इस नोड से जंप करके फिर दूसरे नोड पे जाएगी, इस नोड से जंप करके फिर तीसरे नोड पे आएगी। क्योंकि नोड में फैटी एसिड की लेयर नहीं है तो नोड में वो जा सकती है, यानी कि जंपिंग करती हुई नोड टू नोड जो है वो ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो ऐसी जो नर्व इम्पल्स होगी उस नर्व इम्पल्स को हम नाम देते हैं साल्टेटरी इम्पल्सिस यानी कि जंपिंग इम्पल्सिस। और ऐसी जो जंपिंग इम्पल्सिस होती है या साल्टेटरी इम्पल्सिस होती है उनकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि देखें पहले ये चल रही थी, अब ये जंप कर रही है, भाग रही है, तो भागने की स्पीड ज़्यादा होगी चलने की निस्बत। तो मैं आपको स्पीड भी बताता चलूँ, आपकी बुक में तो मेंशन नहीं की गई लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इसकी स्पीड होती है वो आमतौर पर नॉर्मल स्पीड होती है वो 100 मीटर पर सेकंड होती है। हमारी बॉडी में जो नर्व इम्पल्स की स्पीड है वो कितनी होती है, 100 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, इतनी स्पीड होती है। लेकिन जब ये जंपिंग करती है नर्व इम्पल्सिस, साल्टेटरी इम्पल्सिस जिसको हम कहते हैं उस वक्त जो इसकी स्पीड होती है वो कितनी होती है, 120 मीटर पर सेकंड होती है। तो इतनी स्पीड होती है, ये आप स्पीड जो है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। और नॉर्मल जो स्पीड है वो कितनी है, वो है हमारे पास 100 मीटर पर सेकंड। और जो साल्टेटरी पल्सेस है वो कितनी है, वो हमारे पास है 120 मीटर पर सेकंड। तो ये बच्चों हमारा था न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स की जो है वो तीन टाइप होती हैं, वो तीन टाइप जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है। एक सेंसरी न्यूरॉन्स होता है, दूसरा इंटर न्यूरॉन्स होता है, तीसरा मोटर न्यूरॉन्स होता है। ऊपर आपने सेंसरी न्यूरॉन्स की डायग्राम भी देखी, आपने इंटर न्यूरॉन्स की डायग्राम भी देखी और आपने मोटर न्यूरॉन्स की डायग्राम भी देखी। तीनों डायग्राम यहाँ पे मौजूद थी जो अभी मैंने आपको बताया था। ये देखें, ये आप समझ ले कि मोटर न्यूरॉन्स है, ये इंटर न्यूरॉन्स है और ये सेंसरी न्यूरॉन्स है। ये तीन टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं, ये क्या क्या करते हैं। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करें तो कंडक्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है, कहाँ पे लेके जाता है, सीएनएस की तरफ, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वहाँ पे ले जाता है। सेंसरी न्यूरॉन्स में क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन होते हैं, ये दो चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। इंटर न्यूरॉन्स क्या करता है, इंटर न्यूरॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही पैगाम को लेके जाता है। They receive information, interrupted them and the stimulate the motor neurons. They have many dendrites and axons. ये यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में ही इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करता है इंटर न्यूरॉन्स, और ये आमतौर पर जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है इसको आगे भेजता भी है, ये काम करता है इंटर न्यूरॉन्स। और इसमें भी वो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सोन होते हैं। फिर आगे हम मोटर न्यूरॉन्स की बात करें तो मोटर न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स टू मसल्स एंड ग्लैंड। ये यानी कि कोऑर्डिनेटर से पैगाम को लेके जाते हैं, कहाँ पे लेके जाते हैं, अफेक्टर्स तक, जो कि हमारे मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं। और फिर वहाँ से रिस्पॉन्स होता है। कहते हैं इसमें भी क्या होता है, डेंड्राइट्स होते हैं और ओनली वन एक्सॉन, और एक एक्सॉन होता है, ज़्यादा एक्सॉन नहीं होते, जस्ट एक एक्सॉन होता है। ठीक है, जैसे कि आपने ये डायग्राम में देखा। तो ये तीन टाइप के हमारे पास न्यूरॉन्स थे जो आपने स्टडी कर लिए। तो हम इंशाल्लाह यहीं पे हमारा जो लेसन है आज का वो कंप्लीट होता है। और बच्चों आप इस लेसन को पूरा सुनिएगा, पूरा कंप्लीट, और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कहीं पे कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दूंगा लाजमी। और कल हम इंशाल्लाह जो है नया जो लेसन है उस पर हम आपके सामने लेके आएंगे। तो हमें कल तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।